दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में खुद दलीलें सामने रखी। इस दौरान उन्होंने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। आबकारी नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल ने पूछा कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए 4 बयान पर्याप्त हैं? उन्होंने अदालत में क्या क्या कहा, हर बड़ी बात बताएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि कोर्ट ने 1 अप्रैल तक केजरीवाल की ईडी रिमांड को बढ़ा दिया है। हालांकि ईडी ने केजरीवाल की 7 और दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। इसके पीछे ईडी ने दलील दी थी कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना सामना कराने की जरूरत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने अदालत में क्या क्या कहा। तो केजरीवाल ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी का मकसद उन्हें फंसाना है। उन्होंने कहा, हम ईडी रिमांड अपोज नहीं कर रहे, जितने दिन चाहे वो मुझे कस्टडी में रख ले, लेकिन ये घोटाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा, ईडी के 2 मकसद हैं, एक तो आम आदमी पार्टी को खत्म करना, दूसरा स्मोक स्क्रीन बनाना और उसके पीछे वसूली रैकेट चलाना, जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। गवाह के बयानों को लेकर केजरीवाल ने कहा कि कई बयान दिए गए थे, लेकिन कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जो उनके खिलाफ था। केजरीवाल ने कहा कि ये तो सही नहीं है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ना तो उन्हें किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ना ही उनके खिलाफ आरोप तय हुए हैं। हाल ही में केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। ऐसा आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया था और कुछ डीलर को फायदा पहुंचाया था, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। आरोप है कि मामले के आरोपी आबकारी नीति बनाने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे। हालांकि आम आदमी पार्टी पूरे मामले को केजरीवाल के खिलाफ साजिश बता रही है। चलिए अब आपको इस मामले में सामने आई कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुनवा देते हैं। ईडी ने और रिमांड मांगी, मगर ये शायद कम ही देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से कहा कि मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये जितने दिनों की रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे दी जाए, जितनी छानबीन करनी है, जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जितनी पूछताछ करनी है, ईडी अपनी पूरी तसल्ली कर ले। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी रिमांड को अपोज नहीं किया, उन्होंने उसका स्वागत किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से इजाज़त मांगी कि मैं कोर्ट के संज्ञान में अपने इस मामले के विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूं। ईडी ने इसका विरोध किया। फिर अरविंद केजरीवाल जी के वकील ने सेक्शन 313 कोट किया और कहा कि ये अपनी स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दे सकते हैं, कोर्ट इसको अलाउ कर सकता है, प्रावधान है, लिहाजा कोर्ट ने इसको अलाउ किया। जितनी स्टेटमेंट हम लोग उनकी लिख सके, समझ सके, वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि यह केस लगभग 1.25 साल से चल रहा है। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई का पहला केस फाइल हुआ था और 22 अगस्त 2022 को ईडी ने अपनी ईसीआईआर फाइल की। अब मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार किया है, ना ही मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुए हैं, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगे हैं। अभी तक केस में सीबीआई ने 31,000 पेज कोर्ट में फाइल किए हैं और 294 विटनेस यानी कि गवाह एग्जामिन किए गए हैं। ईडी ने लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन किया है और करीब 25,000 पेज फाइल किए हैं। इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरे नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट डाले गए हैं, यानी कि लगभग 4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र है और उन्होंने कहा कि मैं ये चारों स्टेटमेंट्स के विषय में आपके सामने बात रखना चाहता हूं। पहला स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया जी के तब के सेक्रेटरी सी अरविंद के विषय में था। उन्होंने कहा
मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले हैं सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह बयान दिया कि एक दिन वह मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। यानी कि सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं और कई कागज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना ये सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए, जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको MSR भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया। वह 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। हमने कहा कि ज़मीन हमारे अंडर नहीं आती, LG साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं LG साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए ज़मीन मांगने की बात कही थी। 16 सितंबर, ये जो स्टेटमेंट है, ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में ली गई थी। ये एक PMLA का सेक्शन है। 5 महीने बाद यानी कि 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुगुंटा रेड्डी के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बावजूद वे अपने पुराने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को उसके पिता अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं, यानी कि राघव के पिता मुगुंटा रेड्डी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। बीच में ईडी के लॉयर ने फिर से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश की, हल्ला गुल्ला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, राजू जी, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मिस्टर राजू, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए। और फिर किसी तरीके से दोबारा अरविंद जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा 16 जुलाई को अपना बयान वे बदल लेते हैं। एक बाप अपने बेटी की गिरफ्तारी के बाद अपना बयान बदलता है और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका और कोई नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जो बयान बार बार हो रहे थे उनमें कोई भी बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं था, इसलिए बार बार नए बयान लिए गए। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया गया, फिर कोई और बयान की ज़रूरत ईडी को नहीं थी। बाकी सारे बयान जो है कूड़े के कचरे के डब्बे में, और इस बयान को ईडी जो है कोर्ट के सामने पेश करता। उसके बाद और कोई स्टेटमेंट नहीं लिया जाता। बयान पे बयान हो रहे थे, पर जब तक वो मेरे साथ मेरी मदद के बयान दे रहे थे जिसमें मेरे खिलाफ कुछ नहीं था, तब तक ईडी को उस पर एतराज़ था। और जैसे ही वह मेरे खिलाफ बयान देते हैं, उनका बेटा छूट जाता है और उनके और बयान लेने बंद हो जाते हैं। और 3 अक्टूबर को उनका माफ़ीनामा हो जाता है, यानी कि वो सरकारी गवाह अप्रूवर बन जाते हैं। ईडी और केंद्र सरकार का मिशन कामयाब हो जाता है। अब तक मैंने 2 गवाहों के विषय में बताया, अब मैं तीसरे गवाह पे आता हूं। फिर अरविंद जी ने कहा इनका मकसद साफ है, ईडी का मकसद साफ है, वो केवल और केवल मुझे फंसाना चाहते थे।
सेक्शन 50 में 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों बराबर हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट को कैसे तवज्जो दी जा सकती है? ईच स्टेटमेंट कैरीज इक्वल ग्रेविटी। क्या जांच की गई है और इनमें से एक सही है, बाकी गलत है? इस निर्णय पे ईडी कैसे पहुंची? इस निर्णय पे कोर्ट कैसे पहुंचेगा कि अगर 3 स्टेटमेंट सेक्शन 50 में ईडी ने एक ही आदमी से ली है, वो अलग अलग हैं, तो एक ईडी को उठा ले उस स्टेटमेंट को और वो कोर्ट में दे दे कि साहब ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, ये 2 स्टेटमेंट अरविंद जी के साथ है इसलिए ये खारिज है। इसकी जांच कोर्ट कब करेगा, कैसे करेगा? अरविंद जी ने ये सब सिर्फ उन चीज़ों को लगाया गया है, बाकी 2 स्टेटमेंट जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, उन 25,000 पेजों में से वो पेज हटा लिए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? यह तो गलत है। कोर्ट के सामने तीनों स्टेटमेंट लाए जाने चाहिए ताकि कोर्ट इस चीज को डिसाइड करे कि कौन सा स्टेटमेंट कोर्ट माने और कौन सा स्टेटमेंट कोर्ट ना माने। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी तीसरे गवाह की तरफ बढ़ते हैं, जो मुगुंटा रेड्डी के बेटे हैं, राघव रेड्डी, जिनका जिक्र मैंने किया कि उनको 5 महीने तक गिरफ्तार किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा तीसरा स्टेटमेंट उनके बेटे का है। राघव मुगुंटा से 16 सितंबर को राघव मुगुंटा के यहाँ 16 सितंबर को रेड होती है और उनका बयान लिया जाता है। उनका बयान अपने पिता की बयान की तरह ही होता है, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई बात नहीं कहते। 10 फरवरी को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि राघव रेड्डी को। उसके बाद उसके 5 बयान लिए जाते हैं। उनमें वह वही बोलता है जो उसने पहले बोला होता है, यानी कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको इंडाइट करने का कोई बयान नहीं देता है। 5 महीने तक उसको जेल में रखा जाता है। आप समझ सकते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक बड़े बाप के बेटे को, एक करोड़पति अरबपति आदमी के बेटे को 5 महीने तक तिहाड़ में सड़ाया जाता है, मगर वो अपने बयान पे कायम रहता है। उसके बाद 16 जुलाई को जब उसके पिता अपना बयान बदलते हैं अपने बेटी की जेल के कारण, तो 18 जुलाई को उस बेटे की जेल से जमानत हो जाती है। उसके जो 7 बयान हुए उसमें से 6 बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। 7वें बयान में जैसे ही वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, उसके बाद कोर्ट, उसके बाद ईडी उनका और कोई नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता, उसे जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको माफीनामा दे दिया जाता है और ये 6 स्टेटमेंट कूड़े के डब्बे में डाल दिए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है कि ये कौन तय करेगा कि 7 में से 6 स्टेटमेंट गलत है, 7वां स्टेटमेंट सही है? ये ईडी कैसे तय कर सकती है? ये तय कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा। लिहाजा वो 6 स्टेटमेंट भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाए जाने चाहिए। उसके बाद जो ईडी का स्टार विटनेस है, उनके विषय में अरविंद केजरीवाल बात करते हैं, शरद चंद्र रेड्डी। चौथा है शरद चंद्र रेड्डी। शरद रेड्डी का केस 16 सितंबर में, माफ कीजिएगा, शरद रेड्डी के मामले में 16 दिसंबर को उनके यहां रेड हुई। उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। 9 नवंबर को उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, यानी कि जब रेड हुई तब उसने कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद 9 नवंबर को उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसमें भी उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। 10 नवंबर को अगले दिन उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद 9 बयान दर्ज किए जाते हैं। 9 डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ शरद रेड्डी आर रिकॉर्डेड बाय ईडी इन देयर कस्टडी। और उन 9 के 9 स्टेटमेंट्स में शरद रेड्डी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको इंडाइट करने वाला कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। उसके बाद 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी औरबिंदो फार्मा के मालिक के बेटे शरद रेड्डी को 6 महीने तक जेल में सड़ाया जाता है। एक बाप टूटता है और उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद 6 महीने गिरफ्तार रहने के बाद 25 अप्रैल को वह भी टूट जाता है और वह केवल इतना कहता है
कि मैं विजय नायर के साथ सीएम साहब के पास गया था। सीएम साहब जल्दी में थे तो सीएम साहब ने कहा कि विजय के टच में रहो, विजय अच्छा लड़का है। सिर्फ इतना बयान है। 6 महीने सड़ाने के बाद 25,000 करोड़ की कंपनी के मालिक के बेटे का ये बयान है। मैं केवल, अब अरविंद जी ने कहा, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि ये 4 स्टेटमेंट क्या एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं? कैन यू यूज दीज 4 स्टेटमेंट्स टू अरेस्ट अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर? कैन यू जस्ट अरेस्ट अ चीफ मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स? अरविंद जी ने फिर कहा 2 नवंबर को जो 30,000 पेज की फाइल की गई है, यह 30,000 जो पेज फाइल किए हैं ईडी ने, उसके अलावा करीब 1 लाख पेज ईडी के पास वो हैं जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बेगुनाही साबित होती है। उन पेजों को कोर्ट के रिकॉर्ड में क्यों नहीं लाया जा रहा, ये अरविंद जी ने कोर्ट से पूछा। कोर्ट ने कोई जवाब उस समय नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा ये जो शराब घोटाला है ये आखिर क्या है? क्या आरोप लगाया गया है? आरोप ये लगाया गया है कि किसी साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की पैसे शराब की पॉलिसी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को दिए। यही आरोप है बेसिकली ईडी का कि 100 करोड़ रुपए एक पॉलिसी बनाने के लिए सो कॉल्ड साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी को दिए। जस्टिस खन्ना ने अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में पेज नंबर 22 के पैराग्राफ नंबर 12 में कहा है कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत वाली बात है, दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट। ये बात संदेहास्पद है, ये बात विवादास्पद है, ये बात बहस योग्य है। इसके लिए अभी तक ईडी ने कोई सबूत दाखिल नहीं किए हैं कि 100 करोड़ की रिश्वत साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी। तो असली शराब घोटाला क्या है? अरविंद जी ने कहा असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच शुरू होने के बाद। जब ईडी की जांच शुरू होती है, ईडी की जांच के 2 मकसद थे। पहला मकसद है आम आदमी पार्टी को क्रश करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करना, खुद ये बात फैलाना कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया है। यह ईडी का पहला मकसद है। ईडी का दूसरा मकसद है एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना, और मैं इसके सबूत अदालत के सामने पेश कर रहा हूं। ईडी का मकसद है पैसे इकट्ठे करना। फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं शरद चंद्र रेड्डी के केस में शरद चंद्र रेड्डी को जमानत 2 कारणों से मिली। सबसे पहले शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ दिया बयान। सबसे पहले शरद चंद्र रेड्डी ने उनके खिलाफ बयान दिया। शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड शरद रेड्डी ने खरीदे। उसके बाद उसे जमानत मिली। इससे मनी ट्रेल साबित होता है। गिरफ्तार होने के बाद उसने 55 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। भाजपा के अकाउंट में यह पैसा सीधे तौर पे गया। इससे मनी ट्रेल साबित होती है। यह पूरी जांच का मकसद था कि एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करना, और इस स्मोक स्क्रीन के पीछे एक्सटॉर्शन पैसे की वसूली करना, जो कि शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी औरोबिंदो फार्मा और उसकी सब्सिडरी, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दिए और उनको जमानत मिली और उनको सरकारी गवाह बनाया, इस चीज से साबित होता है। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के वकील ने अदालत से कहा और अदालत से पूछा
कि जब इसी मामले में 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल के सबूत हम दे रहे हैं तो क्या ईडी इसकी जांच करेगी? उसके बाद वकील साहब ने पूछा कि क्या कोर्ट ईडी को यह डायरेक्शन देगी कि ईडी इस 55 करोड़ की मनी ट्रेल की जांच करे? वकील साहब ने कहा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब। क्या कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि ईडी 55 करोड़ रुपए की जांच करे? यह बात कोर्ट के संज्ञान में लाई गई है। मैं, पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान और मैं कह सकता हूं दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारें आज इस राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ, भारत की न्याय व्यवस्था की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अदालत में सबके सामने सबूत दिए, क्या अदालत उसकी जांच के आदेश देगी? ये हम देखेंगे और पूरा हिंदुस्तान और पूरा संसार आज इस चीज को देखने के लिए व्याकुल है। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे, लेकिन ना तो चूहा मिला ना चूहिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यहाँ पे रिश्वतखोरी का है ना, पूरे शराब घोटाले का है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो खरीदे जाते हैं एक चेक देकर, बैंक के अंदर जाकर। ये तो छुप छुपाकर कैश के जरिए हवाला ऑपरेशंस के तहत ये तो पैसा दिया जाता है एक तरह से ब्लैक मनी के तौर पर, रिश्वतखोरी के तौर पर। और रिश्वतखोरी क्यों की गई इस मामले में? क्योंकि इसमें मुनाफाखोरी करने दी गई प्राइवेट वेंडर्स को, प्राइवेट लॉबी को। समीर महेंद्रू बने इंडो स्पिरिट्स के जो थे होलसेलर, और बाकी जो रिटेल की कंपनी है साउथ ग्रुप वो बनी रिटेलर्स, और रिटेलर्स की तो इसमें 10 गुना से ज्यादा मुनाफा उनको मिला। जबकि जो सरकार है जिसका राजस्व यानी कि स्टेट रेवेन्यू जो दिल्ली लोगों को मिलना चाहिए था जिसका फायदा, उनको के हाथ तो कुछ भी नहीं आया। तो जो राजस्व इसके तहत मिलता भी था वो भी खत्म हो गया, और बल्कि बहुत ही कम हो गया। और इसमें माना जा रहा है कि करीब 2000 करोड़ के लगभग राजस्व यानी कि रेवेन्यू एक्साइज जो मिल सकता था दिल्ली सरकार को, जिसका फायदा दिल्ली वासियों को होता, वो उनको मिल नहीं पाया। तो ये बात अरविंद केजरीवाल जी प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स और रिश्वतखोरी में जो फर्क है और क्यों वो रिश्वतखोरी के केस में पाए गए हैं। दूसरी और जरूरी चीज से पूरा जो मामला है ये शरद रेड्डी के बयान पर सिर्फ आधारित नहीं है, बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिसको लेकर सरकार ने जब इसको फ्लैग किया, जो चीफ सेक्रेटरी थे और कांग्रेस पार्टी के भी इसमें बहुत से लोग थे जिन्होंने इसको फ्लैग किया, यानी कि इस पर ध्यान वो लेकर आए और तभी मामला आगे बढ़ा। तो इसका लेना देना शरद रेड्डी से या किसी इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं है, वो सब पोस्ट फैक्टो है। मैं पहले की बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे लगता है ये सवाल आप जरूर उन तक पहुंचाएंगी और उनसे कहेंगी जो बुनियादी सवाल हैं। विजय नायर क्यों गए समीर महेंद्रू के पास, क्यों साउथ लॉबी इधर आई, क्यों होलसेलर्स का इतना मुनाफा हुआ, क्यों रिटेलर्स का तो जबरदस्त मतलब मुनाफा हुआ। जो कमीशन मिलती थी होलसेलर्स को वो 6 से 12% हो गई, जो मिलता था प्रॉफिट रिटेलर्स को वो 10 गुना ज्यादा हो गया। हर एक बोतल पर जो 30 रुपए मिलते थे वो 300 से भी ज्यादा हो गए। तो ये बहुत बुनियादी सवाल हैं और इनका ताल्लुक किसी एक शख्स से और किसी एक इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं।